गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा विषय जो है, टॉपिक जो है, टाइटल रहेगा भारत में पत्रकारिता का विकास, वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार के लिए इन लोगों से कुछ मैं सुझाव साझा करूंगा भारतीय पत्रकारों से। कहते हैं कि नकारात्मकता को त्याग दो। आप जब बच्चे को पढ़ाने लगे, वो किसी कक्षा में किसी उम्र में बैठा हो, उसको जीरो से शुरू करने के लिए कहा जाए, हतोत्साहित नहीं किया जाए। उसी तरह भारतीय पत्रकारों से भी कहूँगा कि वो कहाँ हैं, उस पर हम ज़्यादा मंथन नहीं करेंगे। ये सुझाव जरूर साझा करूँगा कि नागरिकों या श्रोताओं को ये एहसास नहीं होना चाहिए, अनुभव नहीं होना चाहिए कि अमुक पत्रकार किसी दल या व्यक्ति विशेष का पत्रकार। कई बार मेरे को सुनने में आता है, जो आम नागरिक ज़्यादा जो इन क्षेत्रों में रुचि नहीं रखते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि वो पत्रकार उस दल का है, वो पत्रकार उस समूह का है। ये उचित नहीं है। पत्रकारिता कहते हैं चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। और पत्रकारिता का काम एक राजनीतिक दलों की, सरकारों की नीतियों की प्रशंसा और आलोचना करना होता है। कहते हैं कि हर व्यक्ति में गुण अवगुण पाए जाते हैं। हर सरकार में की नीतियाँ कुछ अच्छी और बुरी होती हैं। कुछ ऐसी नीतियाँ होती हैं जन स्वीकारी होती हैं और कुछ नीतियाँ जन विरोधी भी होती हैं। मैं पत्रकारों से यही कहता हूँ कि दोनों तरह की नीतियाँ होती हैं, हर सरकार के पास होती है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यापार जगत के लिए अच्छे होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो राजकीय कर्मचारियों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ किसानों के लिए, कुछ मजदूरों के लिए। यानी अलग अलग समय पर जो सरकारें फैसला लेती हैं, उससे एक हित प्रभावित होता है और दूसरा हित जो एक लाभान्वित और दूसरा लाभान्वित नहीं होता है, कहा जाता है उसे हानि पहुंचेगी। जैसे मैं कहूँगा कि राज्य की अधिकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों में वृद्धि की जाती है या सांसदों विधायकों की जाती है, तो देखने में आता है बाजार के व्यापारी, किसान और मजदूर लामबद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जेब से पैसा निकलना जरूर, परंतु उनकी जेब में आना नहीं है। और राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और नेताओं में खुशी का माहौल देखा जाता है कि जनता के पसीने की, जो करों की जो कमाई थी, टैक्स के रूप में जो ली गई थी, उससे वो आनंदित होंगे, उससे वो मौज मस्ती करेंगे। तो ये बातें मैंने कहा है जन विरोधी। तो वो जो 3-4 वर्ग हैं वो विरोध करेंगे उस बढ़ोतरी का, और 2 वर्ग उसकी प्रशंसा करेंगे। स्वाभाविक होता है लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती भी यही है कि ज़्यादा धनी लोगों से लो और ज़्यादा ज़रूरतमंदों को दो, ताकि एक समृद्ध सा समाज तैयार हो सके। अच्छी बात है। और प्रवृत्ति उधर ही बढ़नी चाहिए कि समृद्धों से लो, ज़्यादा जो प्रॉस्पर लोग हैं, जिनके पास, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी आमदनियाँ हैं, उन लोगों से लिया जाए और उसको विकास में लगाया जाए। अब मैं पत्रकारिता इधर वापिस आ रहा हूँ। तो पत्रकार जब किसी भी चैनल पे या अखबार में जब लिखे, तो ये देखने में नहीं आना चाहिए। मैं पत्रकार साथियों से कहता हूँ कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब आपकी उन लोगों के मुंह से मैं बेइज्जती सुनता हूँ। जब आपको बेइज्जत होता मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है। ये देखने में आता है कि कई बार कुछ जो स्थानीय अखबार हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को, कार्यक्रम को भी कुछ तो ऐसे होते हैं जो मुख्य प्रश्न बड़ी हेडलाइन में दर्शाएंगे, और जो विरोधी पत्रकारिता दर्शाने वाले लोग हैं वो उसको लास्ट के पेज में छोटी सी जगह ले जाएंगे, जिससे पाठक को बड़ी निरस्ता अनुभव होती है, निरस्ता आती है कि ये ठीक नहीं है। अभी मैं वर्तमान में जो पत्रकारों से किसान आंदोलन पर भी मैं दोबारा मिलूँगा। किसानों की समस्या और कृषि के विकास पर बात करूँगा मैं, कि वो अपनी बात राजनेताओं के साथ भी साझा करें। आंदोलन से हटिए, अब आप कृषि का विकास कैसे हो। चाइना ने कहते हैं छलांग मार दी, अमेरिका USA से हम सुनते 2030 में जाएगा, उसने पहले ही मार दी छलांग। क्यों मारी? कल रियल इस्टेट का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। तो 6 लाख गाँवों की जो कृषि भूमि है,
वो उद्योगपतियों को या बड़े निवेशकों को कहते धन लगाने के लिए कोई कहीं से आए, कोई दिक्कत नहीं अपने को उसमें, यानी बड़े जोतों का विकास किया जाए। हमारी कहावत कहा था कि हम रूस के मॉडल को अपना रहे हैं। इंदिरा मैडम की मैंने इस आधार पर आलोचना की थी कि रूस का अधूरा मॉडल लेकर आई, नागरिक को करते हुए तो लेकर आई 1976 में, परंतु सरकार के कर्तव्य भी थे वहाँ, वहाँ जॉब राइट भी था, वो लेकर नहीं आई। इस वजह से मैं इंदिरा की इस नीति की आलोचना इस आधार में कर रहा हूँ कि अधूरी लेकर आई। अगर रूस की नीति, रूस और अमेरिका की अलग अलग नीतियाँ थी, अगर रशियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर अडॉप्ट करना था तो बुरा नहीं है। हर की मैंने पहले कहा था कि कुछ खामियों के साथ पूंजीवादी व्यवस्था के गुण अवगुण दोनों हैं, इसी तरह साम्यवादी व्यवस्था के गुण अवगुण हैं। और भारत में नेहरू जी और इंदिरा की अगर ये थ्योरी थी दोनों की कि भाई साम्यवादी व्यवस्था कारगर है बड़े समाज के हित में, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। परंतु मैंने कहा कि रोजगार का अधिकार, जॉब राइट, मैं आज फिर इस बात पर मीडिया समूह को बता रहा हूँ, जॉब राइट पर बात की जाए। भारत में छोटे छोटे वेतन की नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आज जगह जगह जो भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है, जो भर्तियों में धांधली मची हुई है, हर राज्य सरकार जिसका सामना कर रही है कि वहाँ के मंत्री को हटाया, वहाँ आयोग के अध्यक्ष को हटाया, वहाँ उसको हटाया, बड़े पैमाने पर धांधलियाँ मची हुई हैं। और एक लोगों के दिल में एक भावना घर भी कर गई है कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर नियोजित, मैं मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारियों को कह रहा हूँ कि बाहर मैदान में जो खड़े जिन व्यक्तियों के हाथ को कोई काम नहीं, वो कहते हैं कि मेरी योग्यता मुख्य सचिव से ज़्यादा। इस तरह के युवा भी मुझे मिले हैं। तो ये, और मैंने जितेंद्र सिंह का जो कार्यालय है अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है, जो कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय के पास कैबिनेट स्तर का भार है, तो मैंने खुद कहा कि कुछ युवकों ने कहा कि हम जो अभी नियोजित IAS अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, हम उनसे ज़्यादा योग्य हैं। कौन सा चैनल अडॉप्ट किया जाता है, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है इनके द्वारा कि वो चयनित हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आया। कुछ जगह पेपर लीक प्रकरण आ रहा है, कुछ जगह अभी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ने कहा था कि जो साक्षात्कार है वो भ्रष्टाचार की जड़ है। तो साक्षात्कार को क्या समूल नष्ट कर दिया गया केंद्र राज्य सरकार द्वारा? स्वयं विरोध में रहते हुए ये लोग स्वयं, बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात उठाई थी कि अमुक सरकार से हरियाणा और पंजाब वो भर्तियाँ जो नौकरियाँ बिक रही हैं, खर्ची पर्ची चल रही हैं। और अब क्या हो रहा है उनको भी देखना पड़ेगा कि कभी उनके यहाँ चलने लग गई हो। तो जनता में भारत एक बहुत मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और कहते हैं कि वर्ल्ड के लिए एक डेमोक्रेटिक रोल मॉडल है। मैं ज़्यादातर सभी भारत की जो निर्वाचित 5000 सांसद और विधायकों से कहता हूँ कि राजनीति विज्ञान की समझ मैं भारतीय जनता को ये बता रहा हूँ, इन 5000 लोगों में मैं किसी एक आध व्यक्ति की बात तो नहीं करता, परंतु मेरी राजनीतिक समझ, क्योंकि मैं 93 से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इनसे मेरी समझ कहीं बेहतर है। चाहे नवीन पटनायक हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अमित शाह हों, या ढेर सारे जो भी नेता हैं, मैं उनसे बताना भी चाहता हूँ कि अगर मीडिया के सामने अगर रूबरू होना चाहें तो उनसे हमारी राजनीतिक समझ और परिपक्वता किसी स्तर पर कम नहीं है। गुरु बने या गुरु माने, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, अगर वो बेहतर जानते हो तो गुरु बने और कम जानते तो गुरु माने। हमारा विजन किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाना या हानि पहुँचाना या चटपटी खबरें बनाना कि एक मुख्यमंत्री को बहुत हाईलाइट कर दिया गया, एक दिन मीडिया में कहा भी जा रहा था, और दूसरे को बिल्कुल नहीं। वो सब्जी वाली बात हो गई कि पौष्टिक सब्जी की चर्चा कम की जाए और चटपटी मिर्च नमक ज़्यादा डाल दिया तो उसकी चर्चा ज़्यादा की जाए किसी कार्यक्रम में खाने के समय। तो ये उचित बात नहीं है, चर्चा की जाए अच्छी बातों की। अभी 1000 रुपये पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक ने महिलाओं को देने के लिए घोषित किए हैं। इस पर पत्रकारिता और नेताओं को पत्रकारिता प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जन समुदाय तक बात पहुंचाने के लिए। मैं पत्रकारों को ये बताना चाहता हूँ कि वो नेताओं के बयान स्वयं ज़्यादा संपादक की भूमिका नहीं निभाएं। हर पत्रकार, वो जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता जो जनहित में या अपनी पार्टी की नीतियाँ जो या कार्यक्रम जो बना रहे हैं या बता रहे हैं, उनको जन समुदाय तक पहुँचाएं।
गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाएं, अंतिम छोर तक पहुंचाएं। ये अभी जो 1,000 रुपये महिलाओं को देने वाली बात है, उसमें 1,000 रुपये देना कारगर है या उन महिलाओं को रोजगार देना कारगर है? राइट टू जॉब, राइट टू एजुकेशन की तरह अब मैं यहाँ ये भी कहूँगा, वही बात हर बार आती है, हमारे अधूरी बात लागू करते हैं। राइट टू एजुकेशन के साथ एजुकेशन उम्र भर चलने वाला कार्यक्रम है। ये निश्चित शिक्षा के बाद यानी मैट्रिक और +2 के बाद भी बच्चा जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के दुनिया भर की डिग्रीज और कार्यक्रम हैं वो अपना या इन सर्विस टाइम में भी अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, देर बाद में सेवा माने के बाद भी। तो एक पैटर्न बदलना पड़ेगा। ये बहुत 13वीं शताब्दी का घिसा पीटा पैटर्न है। अब संयोजक मोदी ने कहा, इसने अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाई मैं 1,000 रुपये प्रति हर महिला को दूंगा हर मासिक। तो इस पर दूसरे दलों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ये नीति अच्छी है बुरी है, वो देंगे या नहीं देंगे, और या वो इस ढंग को पसंद नहीं करते, वो दूसरा ढंग अपनाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात चली है, 26 नवंबर को अभी हमने संविधान दिवस भी बनाया और हमारे संविधान ने जोर दिया कि महिलाओं सशक्तिकरण पर, एम्पावरमेंट टू वुमेन। मैंने ये बात कई बार नेशनल वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन, उनको कहता हूँ भैया तुम ऐसी बातें उठाया करो, तुम सिर्फ वहाँ मनोनीत होकर और उससे बैठे मत रहो। ये मत दिखाओ कि भाई इनको बोलने मना कर रखा है, नहीं, वो अच्छी बातें उठाएं। पहले भी मैंने कई राज्य सरकारों को बताया था कि यहाँ जो महिला विश्वविद्यालय जो हैं या महिला महाविद्यालय हैं, वहाँ महिलाओं की नियुक्ति पर जोर देने के लिए कहा था। उनका नहीं सर, हम सरकार के मामले में कैसे कहें, तो यहाँ और ही मामले देखने, किस तरह के मामले देखने के लिए कहा, मेरी समझ नहीं उनकी बातें। क्या ये सशक्तिकरण और सुरक्षा का हिस्सा नहीं है? भारतीय महिलाएं अर्थ से पहले सम्मान और सुरक्षा की जरूरत महसूस कर रही हैं। आज भी अर्थ अर्जन का कार्य ज़्यादातर भारतीय परिवारों में, चाहे गरीब परिवार हो अमीर परिवार, मैं गरीब और अमीर को यहाँ हटाऊंगा, यानी सभी परिवारों, हमारे अर्थ अर्जन का कार्य पुरुषों के कंधों पर डाला जाता था। पुरातन व्यवस्था में सबसे प्रधान कार्य महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान की थी, और वो दौर आज भी जारी है। महिलाएं उसी व्यवस्था में अर्थ अर्जन करना चाहती हैं जहाँ उनके सम्मान और सुरक्षा को ठेस न पहुँचे। भारतीय महिलाओं को हरगिज़ ऐसी अर्थ अर्जन की ज़रूरत भी नहीं है जहाँ उनके सम्मान और सुरक्षा पर आँच आए। तो मैं महिला आयोगों से कहूँगा कि वो अपनी चार दीवारी से बाहर निकलें। सिर्फ ये कठोर पसीने की जो कमाई, परिश्रम की जो कमाई है जनता की, उस गाड़ी कमाई से वो लोग वहाँ बैठे हैं। इस जनता की मेहनत के पैसों से वो सुविधाएं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो बाहर निकलें और महिलाओं के लिए अच्छे मुद्दे जो हैं उन पर सरकार को सुझाव दें। मैंने कि पहले भी कई बार फीमेल हॉस्पिटल्स, फीमेल यूनिवर्सिटीज, वुमेन हॉस्पिटल्स की बात की थी। ये भारतीय समाज की विवेकानंद जी और दयानंद सरस्वती जी के टाइम से ये बातें उठती रही हैं। वो बड़े शुद्धिकरण के समर्थक थे और शिक्षा के समर्थक थे। वो स्वयं उच्च शिक्षित मानसिकता वाले व्यक्ति थे। उन महापुरुषों की बात को हमें आगे बढ़ाना है और एक बड़ा अनुशासित और गरीबी मुक्त समाज के निर्माण के लिए उसकी इकोनॉमी वहाँ चलेगी, उसकी इकोनॉमी वहाँ चलेगी, ये आंकड़े कोई ज़्यादा कारगर नहीं है। कारगर ये है कि वहाँ की जनता कहाँ चलेगी, वहाँ कितनी जनता जीवन सुविधा जी रही है। सुविधा मेरा मतलब यहाँ सुरक्षित जीवन जी रही है, गरीबी मुक्त जीवन जी रही है, खुशहाल जीवन जी रही है। किसी ने कहा था अरबपति तैयार करने की जरूरत नहीं है, परंतु इतने तैयार किए जाएं जो लोग अच्छा ढंग से खा पी सकें और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं ले सकें और खुशी से जी सकें। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए मैं पत्रकारों से आह्वान करता हूँ। आज मेरा जो ये विशेष रूप से पत्रकार भाइयों से भी, पत्रकार भाइयों को मेरा प्रेषित है वीडियो कि वो अपनी जीभ को इस तरह से पना लें कि जो जहर न निकाले, राष्ट्र और समाज के विकास की बातें निकाले। और किसी नेता को कि बेकार में अनावश्यक रूप से, मैं इस मामले में उनको डांटूंगा कि अनावश्यक रूप से ऐसा न लगे जैसे ये इतना जहर उगल रहा है कि उससे जैसे कोई उसकी निजी दुश्मनी हो। नहीं, सामान्य रूप में कही जाए बात, बहुत बढ़ा चढ़ाकर और भद्दे ढंग से न की जाए जिसे लगे कि भाई ये उससे एक प्रकार से नफरत करता है पत्रकार अमुक राजनेता से। ये उचित नहीं। और दलगत भाव तो झलकना ही नहीं चाहिए।
दलगत भाव, कई बार ये भी कहा जाता, मैं अच्छे पत्रकारों को मानूंगा कि सरकार की आलोचना करते समय अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है तो उसको लपेटें। आजकल ये जो कुछ पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये लोग फिर भभक उठेंगे। 2-3 पत्रकारों ने जो बहुत लीड बना रखी है और उनके भाषण में सुनते सुनते बोर हो गए, मुझे अच्छा नहीं लगा उनका। वो सरकार के साथ साथ विपक्ष को लपेटें कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, इसलिए जनता को हथियार उठाने पड़ते हैं अपनी मांगों के लिए। नहीं, ये काम विपक्ष का होता है। जन मुद्दों को उठाने का काम जनता का नहीं होता। जनता ने तो वो भी तो निर्वाचित कर रखे जो विपक्ष में बैठे। सरकार का नीतियाँ निर्माण का काम है, और कहीं अगर उनकी खामी निकालना और सड़कों पर प्रदर्शन करने का काम विरोधी दल के लोगों का होता है। वो रैलियां आयोजित करें किसी बात मुद्दे पर विरोध में, रैलियों तो आयोजित नहीं करें। रैली तो फिलहाल हम चाहते हैं कि टीवी और दूसरे माध्यमों से, आजकल सोशल मीडिया जमाना है, उसके माध्यम से पब्लिक को मोटिवेट करें। अगर कोई नीतियाँ सरकारी कमी है बिल्कुल कीजिए। राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का दायित्व है सरकार का। अभी मैं देख रहा हूँ राजस्थान में कांग्रेस शासित जो राज्य है उसमें भी पेपर लीक प्रकरण के मामले हुए हैं, और मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मंत्री को भी जो अपदस्थ भी किया है। शिक्षा मंत्री, उसके बेटे का नाम गोविंद सिंह और उसके बेटे का नाम पेपर लीक प्रकरण में था। तो कुछ भी हो, वहाँ भाजपा ने पुरजोर ढंग से उस मुद्दे को उठाया। सतीश पूनिया जी जो वहाँ अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि राज्य सरकार या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से उसको हटा भी दिया। चाहे कहा कि एक पद एक व्यक्ति का नाम, ये किस ढंग से हटाया है, और काफ़ी ढंग से सरकार ने उस पर पर्दा डालने का, लिपापोती करने का कार्य किया राजस्थान में भी। तो मैं राजस्थान सरकार से भी कहूँगा कि इस तरह के मामले उठें तो वो शर्मिंदगी महसूस ना करें, और अपनी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको धरपकड़ के लिए तेज करें। इस बात से भय न खाए कि अमुक व्यक्ति वहाँ मेरा बैठा है, मनोनीत अध्यक्ष मैंने बनाया था, वो मेरे विधायक के जीजा जी हैं, साला जी, ये नहीं। बादशाहित व्यवस्था छोड़ दें। मैं डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहा हूँ, और विश्व को दिखाना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अव्वल है और लोग हमें फॉलो करें। हमें नहीं है स्विट्जरलैंड का मॉडल बताना है, हमें नहीं अमेरिका का मॉडल बताना है। हम खुद एक डेवलप कंट्री का हिस्से हैं, और मैं ये कहता हूँ 40 करोड़ से ऊपर तो शिक्षित भारतीयों की बहुत बड़ी फौज खड़ी है वर्ल्ड में। टेक्नोक्रेट्स अलग हैं। तो इस पर हरियाणा में भी जो HCS का पेपर लीक प्रकरण, बच्चों ने कहा कि सर जुडिशियल सर्विस की हालत भी ऐसी है। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी कहूँगा, और विपक्ष से इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाए, और मुख्यमंत्री महोदय विपक्ष के साथ आएँ और पारदर्शिता के लिए आगे पहुँचें, क्योंकि वो तो स्वयं खर्ची और पर्ची के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, और वो साबित भी करें इस बात को। ये उनके लिए एक अग्नि परीक्षा का दौर है, और इसमें वो खरे उतरे। मैं उनसे पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि विपक्ष और सरकार जो HCS प्री एग्जाम का जो अभी भंडाफोड़ हुआ है फर्जीवाड़े का, उसमें सरकार उसको दबाए नहीं। राज्य सरकार अपनी छवि विदेशों तक जाने दे, और जो बच्चे बाहर जिनके साथ वो महसूस कर रहे हैं योग्य और प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभा का दमन कभी नहीं होना चाहिए। वो बच्चे बता रहे हैं कि हम बाहर खड़े हैं, उनको मुख्य परीक्षा में या सभी को शामिल कर लो, और उनके खर्चे पर कर लो, अलग से खर्चा लेकर, ताकि और पता लग जाएगा कि इधर गए हैं, ये योग्य हैं वो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनकी बात को अंतिम मान लिया जाए, परंतु सरकार बिल्कुल अपनी बात को आगे बढ़ाए, और बगैर शर्माए और घबराए बिल्कुल तवज्जो दें और सिद्ध करने के लिए आगे आए, ताकि विश्वास बहाल और सरकार की छवि को 4 चांद लग जाएं। धन्यवाद।